आप जानते हैं हमारे यहाँ ऐसा हर दिन हो रहा है। हमारे पास ये अभिसरण है मनुष्य और मशीनों का। यही इस डिवाइस पर, मेरे मोबाइल फ़ोन पर, अब मेरे पास 20 चीज़ें हैं जो पहले कहीं और हुआ करती थीं, वे सब यहाँ हैं। मेरे संगीत, मेरा बैंक, मेरा टेलीविज़न, मेरी डेटिंग। मैं डेटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं डेटिंग कर रहा होता तो यही होता। मेरे संपर्क, सब कुछ। और कई लोग कहते हैं कि हमारे ज़्यादा रिश्ते हैं हमारी स्क्रीन के साथ, हमारी तुलना लोगों के साथ। ये क्योंकि हम स्क्रीन का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। और अब ये बुद्धिमानी बन रहा है ना? एप्पल इंटेलिजेंस लॉन्च कर रहा है। अब मैं एक बटन दबा सकता हूँ और इस तरह अनुवाद कर सकता हूँ। मैं एक फिल्म बना सकता हूँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता हर जगह है। और यह एक तरह का विचार है कि एक जिन्न की तरह जो आता है और जो कुछ भी हमने कभी किया है उससे जुड़ जाता है। आप कह सकते हैं कि यह एक डिजिटल सेवक की तरह है। आप में से अधिकांश लोगों ने शायद सिरी या अन्य एआई का उपयोग किया होगा, और ये बहुत स्मार्ट नहीं है। ये अभी भी सीख रहा है। लेकिन करीब 2 साल पहले हमने चैट जीपीटी की शुरुआत की थी। आपने शायद चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। एक ऐसी मशीन का विचार जो सवालों के जवाब दे सके। ठीक है। चैट जीपीटी कुछ कुछ स्पुतनिक उपग्रह के प्रक्षेपण जैसा था। आप जानते हैं, रूस द्वारा स्पुतनिक उपग्रह अंतरिक्ष में जाने वाला पहला उपग्रह था। और इसने अंतरिक्ष की दौड़ शुरू कर दी। और फिर अमेरिकी चांद पर चले गए, कथित तौर पर। तो अब चैट जीपीटी ने एक दौड़ शुरू की है कृत्रिम बुद्धि के लिए। और यह वैश्विक स्तर पर हमारे पास है। हम देख सकते हैं कि कैसे लोग अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में जानने लगे हैं और हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। मेरे लिए मुख्य प्रश्न यह है कि जब मैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में सोचता हूँ, कि हम एक अच्छे भविष्य का निर्माण कैसे करें उस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर। अच्छा भविष्य क्या है? अच्छा भविष्य तो ये होगा, मरना नहीं, पर्याप्त भोजन होना, परिवार होना, शिक्षा प्राप्त होना, बुनियादी नागरिक अधिकार। आप जानते हैं, ये सभी के लिए बहुत अच्छा है। हम अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कैसे कर सकते हैं? हम इसे एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कैसे सोच सकते हैं? अब आज 3 क्रांतियां घटित हो रही हैं। और अगर आज आप स्कूल जा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानिए, क्योंकि अब हम डिजिटल क्रांति के मध्य में हैं। यानी कि अब सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। किताबें, फोन कॉल, टेलीविजन, शिक्षा, व्यापार सेवाएं। एक स्थायित्व क्रांति है। यानी 100 साल तक हम गैस और तेल पर निर्भर रहे बिजली के लिए, और अब हम अक्षय ऊर्जा में बदल गए हैं। यह सब अगले 10 वर्षों में होगा। तो अगर आप एक एक करके देख रहे हैं तो हम दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन के सभी स्रोतों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वास्तव में प्रौद्योगिकी क्रांति से भी कहीं बड़ा है, क्योंकि अब हम उस बिंदु पर हैं जहां हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम निकट भविष्य में ही यह बदलाव कर लें। विश्व आर्थिक मंच का कहना है कि हरित अर्थव्यवस्था में हमें 10 करोड़ नए रोजगार मिलेंगे। इसलिए यदि आप भविष्य में नौकरी की तलाश में हैं तो हरित अर्थव्यवस्था ही आपके लिए सही जगह है। हरित अर्थव्यवस्था का अर्थ है बैटरी प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी, वह सब कुछ जो विश्व को अधिक टिकाऊ बनाने पर आधारित है। आखिरी वाला सबसे बड़ा है, उद्देश्य क्रांति। मैं 13 साल का हूं। मेरे लिए मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्वव्यापी दृष्टि से देखें तो समृद्धि रही है, अच्छा चल रहा है, लाभ हो रहा है। और सिर्फ वजन बढ़ना ही नहीं, बल्कि सामान्य तौर पर वजन बढ़ना। लेकिन अब 25 से 40 के आसपास के लोगों का उद्देश्य, ये इतना आसान नहीं है। सहस्त्राब्दी पीढ़ी है ना, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं है। आप में से कुछ लोग मिलेनियल्स हैं, आपके कई उद्देश्य हैं। एक ग्रह, समृद्धि। और यदि आज आपकी आयु 20 वर्ष है तो आप पहले से ही एक वैश्विक नागरिक हैं। और यदि आप आज 20 वर्ष के हैं तो आप कभी भी इंटरनेट के बिना दुनिया में नहीं रहे होंगे। हो सकता है कि कजाकिस्तान में ऐसा हुआ हो, मुझे यकीन नहीं है। लेकिन सामान्यतः कहा जाए तो दुनिया भर में 20 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के बिना कहीं नहीं रहा है। मेरा मतलब है, यह एक पागलपन भरी बात है। उद्देश्य क्रांति कहती है, अगले 5 वर्षों में हम पैसे और शक्ति का अगली पीढ़ी की ओर पलायन देखेंगे, मेरी पीढ़ी से दूर। ये रूस में बड़ी बात है। निश्चित रूप से 60 साल के लोगों से दूर पलायन। युवा पीढ़ी के लिए अलग राजनीति, अधिक महिलाएं, अधिक विविधता, ये सब 20-30 तक घटित हो जाएगा। और इसका मतलब है कि बहुत सारी अलग अलग राजनीति होने जा रही है और विभिन्न निवेश। उदाहरण के लिए ईएसजी निवेश अर्थात हरित ऊर्जा में निवेश अब वास्तविक होने जा रहा है।
हम वास्तव में हरित ऊर्जा में निवेश करने जा रहे हैं, न कि केवल दिखावा करने जा रहे हैं पहले से थोड़ा बेहतर करने के लिए। ये सब चीज़ें घटित हो रही हैं और फिर डिजिटल क्रांति निश्चित रूप से इस बारे में है कि मशीनें हमारे लिए क्या कर सकती हैं। और कई लोग तो पहले से ही यह सोचते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे लिए एक प्रकार का गुलाम है। ये निश्चित रूप से एआई की सहायता से बनाया गया था। और यह एक अजीब बात है कि जब आप किसी एआई से भविष्य की तस्वीर बनाने के लिए कह रहे हैं, तो वह बहुत रूढ़िवादी तरीकों का उपयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए, एक महिला की छवि, इस बारे में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। यह बहुत ही सरल और स्पष्ट है, जैसे कुकी कट्टर, तुम्हें पता है। लेकिन वैसे भी यह मनोरंजक है। लेकिन ये सच तो यह है कि हम अपना काम करने के लिए डिजिटल एजेंटों का उपयोग करने जा रहे हैं। यदि आप आपूर्ति श्रृंखला में काम करते हैं, आपके पास एक एजेंट होता है जो बाहर जाता है, सारा डेटा एकत्र करता है और आपको बताता है कि उत्पाद के साथ क्या हो रहा है। और यह पहले से ही सच है, लेकिन भविष्य में यह और भी अधिक सच होने जा रहा है, क्योंकि हम चीजों को करने के एक नए तरीके की ओर बढ़ रहे हैं। सब कुछ कैसे काम करता है, इसकी एक नई वास्तविकता की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम उस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तकनीक कई मामलों में एक वर्तमान है। आप जानते हैं, यह हमें अच्छी चीजें दे रही है। अन्य मामलों में यह पहले एक वर्तमान चीज में बदल जाता है, जैसे सोशल मीडिया, और फिर यह बम बन जाता है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया अधिकांश देशों में लोकतंत्र के पतन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें दो बातें सिखाई हैं। एक, दुनिया बुरी है, क्योंकि हम केवल बुरी चीजें ही देखते हैं। और दूसरी बात यह है कि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और अब यह बात और भी बढ़ गई है। तो यह तकनीक हमारे समाज को नकारात्मक दिशा में बदलने का एक सामान्य दुष्प्रभाव रही है। और इन सब के अलावा हमारे पास सिर्फ कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही नहीं है, लेकिन हमारे पास अन्य सभी परिवर्तन हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, परमाणु संलयन, भू इंजीनियरिंग। हम मूलतः विज्ञान कथा की दुनिया में जा रहे हैं प्रौद्योगिकी के साथ। वह हम इसे देखने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, आभासी वास्तविकता एप्पल विजन प्रो है, जहां हम एक छज्जे के साथ काम कर सकते हैं और हमारे सामने की दुनिया को देख सकते हैं। आपको माइनॉरिटी रिपोर्ट याद होगी, जहां टॉम क्रूज डेटा में जाते हैं, जैसे कि क्या वह डेटा तक पहुंचते हैं। यह अब वास्तविकता बन रही है। अतः यह कहना सुरक्षित है कि विज्ञान कथा अब विज्ञान तथ्य बनती जा रही है। हमने हमेशा सोचा था कि यह समय और लंबा होगा, लेकिन अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ये प्रौद्योगिकियां यहाँ हैं और वे यहाँ रहने वाली हैं। और यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं क्यों कहता हूं कि यह स्वर्ग हो सकता है या यह नरक हो सकता है? मेरा मतलब है, अगर हम कैंसर के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं, कृत्रिम बुद्धि ऐसा कर सकती है। साथ ही, अगर हम कैंसर का समाधान कर सकते हैं, तो हम कृत्रिम मानव भी बना सकते हैं, या हम एक सुपर मानव, एक सुपर सैनिक बना सकते हैं उसी तकनीक के साथ। अतः स्पष्टतः यह चुनौती है। हम ऐसी दुनिया में कैसे जाएं जहां प्रौद्योगिकी में इतनी शक्ति है कि यह सुनिश्चित कर सके कि यह ज्यादातर स्वर्ग है और इतना नरक नहीं। उदाहरण के लिए, फेसबुक, सोशल मीडिया जैसी तकनीकें नरक हैं। म्यांमार, बर्मा में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह 10 साल पहले की बात है। यह एक पुराना उदाहरण है, लेकिन यह अभी भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हमें इस बारे में सोचना होगा कि इसका हमारे लिए क्या मतलब है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। इस प्रकार का स्वर्ग या नरक का परिदृश्य, यह ऐसा मामला है जिसका निर्णय हम करेंगे, लेकिन राज्य को भी निर्णय लेने में हमारी मदद करनी होगी। हमें मूलतः स्वर्ग को अधिकतम करना है और नरक को रोकें। क्योंकि दूसरी बात यह है कि हम वास्तव में ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जहां हम प्रौद्योगिकी का उपयोग न करें। इस पर कुछ क्षण के लिए विचार करें। यदि आप ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां आपके पास मोबाइल फोन नहीं है, आप क्लाउड का उपयोग नहीं करते हैं, और यदि आप उन उपकरणों का उपयोग नहीं करते हैं, तो आप पिछड़ जाएंगे। कोई भी आपको नौकरी पर नहीं रखेगा। तो फिर सवाल यह है कि क्या आप इन उपकरणों पर निर्भर हो जाते हैं? तो फिर आप इन दो अलग अलग चीजों के बीच इस द्वंद्व से कैसे निपटेंगे? तो संभवतः स्वर्ग। आप ये सभी क्लिप देखें इस बारे में कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक बेहतर दुनिया में मदद करेगी। तो दवा की खोज, फार्मा कंपनियां दवाओं के नए संयोजनों का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रही हैं। इसे बनाने में $850 मिलियन लगते थे। अगली दवा का पता लगाएं, और 4 साल पुरानी प्रक्रिया, और अब यह $200 मिलियन और 60 महीने की प्रक्रिया है। पिछले कुछ हफ्तों में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ज्यादातर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हैं। इसलिए हम सभी प्रकार की चीजें कर सकते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ, अच्छी चीजें और ऐसी चीजें जो पहले उपलब्ध नहीं थी, और जो हमें यह दिखाने के लिए बहुत ही अद्भुत हैं कि भविष्य किस दिशा में जा रहा है। मैं हर समय कृत्रिम बुद्धि का उपयोग करता हूं। उदाहरण के लिए, मैं इसे अपने वीडियो के लिए उपयोग करता हूं। यह मैं टेड टॉक दे रहा हूं। विभिन्न देशों में मेरे बहुत सारे प्रशंसक, मित्र और दर्शक हैं, इसलिए मुझे अपने सभी वीडियो का स्पेनिश भाषा में अनुवाद करना होगा। ये यहाँ है। यहाँ भविष्य में कोई समस्या नहीं है। इस दिन मुझे पहले से ही पता है कि भविष्य में कोई अस्तित्व नहीं है।
गलत प्रोपियोस हिजोस शामिल करें, Cuando hablo del bien futuro, dicen, no te has dado cuenta de COVID, la crisis climática, la guerra, सभी समस्याएं आपके सामने हैं। यदि आप स्पेनिश बोलते हैं तो आप बता सकते हैं, ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यह स्पेनिश के लिए पर्याप्त है, क्योंकि यदि आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो यह कुछ न बोलने से तो बेहतर ही है। लेकिन यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है और यह उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है जितना कि वायु यातायात नियंत्रण, जहां आपको 100% उपस्थित रहना होगा। इसलिए ये उपकरण वास्तव में शक्तिशाली है, क्योंकि वे हमें इस तरह के सरल कार्य करने की अनुमति देते हैं। मैंने एक आदेश दिया, मैंने कहा कि मुझे एक डरावनी एलियन फिल्म चाहिए, और डाली, सौरा और अन्य उपकरण वे मेरे लिए एक फिल्म बनाते हैं। आपको इसे आजमाना चाहिए। अगर आपके पास चैट जीपीटी है तो डाली नाम का एक नया टैब है और आप उस सामान को टाइप कर सकते हैं और एक छवि बना सकते हैं और अंततः एक वीडियो बना सकते हैं। इसलिए यदि आप उदाहरण के लिए ग्राफिक डिजाइन में हैं तो आप अपनी कल्पना के आधार पर तुरंत अपनी खुद की छवियां डिजाइन कर सकते हैं। बेशक वे एक जैसे ही दिखते हैं, है ना? लेकिन यह मेरा पसंदीदा टूल है जिसे गूगल नोटबुक, गूगल LM कहा जाता है। आप कोई भी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक यूट्यूब वीडियो भी, और आप सिस्टम में दस्तावेज या वीडियो के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए आज हमने युवाल हरारी का 60 मिनट का भाषण देखा। मैं सबसे महत्वपूर्ण चीजें देखना चाहता हूं, मेरे पास 60 मिनट नहीं है। मैं वीडियो अपलोड करता हूं और पूछता हूं इस संदेशों के बारे में प्रणाली। इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा रिसर्च और सीखना चाहते हैं तो यह एक बेहतरीन टूल है। यह गूगल की ओर से मुफ्त है। तो उस दिन मैंने दुनिया के सबसे उबाऊ विषय पर 850 पेज की PDF अपलोड की, ब्लॉकचेन। और मैंने PDF अपलोड किया और फिर मैंने इसे यहाँ डाल दिया और मैंने कहा मुझे बस एक पेज का सारांश दीजिए, और मुझे नहीं मालूम इसमें लगभग 2 मिनट लगे। शक्तिशाली चीजें, ये ऐसी चीजें हैं जो असली AI हमारे लिए करता है। आप जानते हैं किस तरह की वह चीज जो इसे इसके लायक बनाती है। तो आइए AI की परिभाषा पर नजर डालें। ये सरल परिभाषा के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम डेटा और सूचना को ज्ञान में बदल देता है। इस पर कुछ क्षण के लिए विचार करें। यदि कंप्यूटर डेटा और सूचना को ज्ञान में बदल दे, हमारे साथ क्या हो रहा है? मेरा मतलब है, क्या हम ज्ञानवान लोग नहीं हैं? आप लोग ज्ञान कार्यकर्ता हैं, इसीलिए आप यहाँ हैं। ये ज्ञान कर्मियों, आप संभवतः किसी कारखाने में काम नहीं कर रहे हैं, विचारों का कारखाना। यदि कंप्यूटर ऐसा कर सकते हैं तो हम क्या करें? उनके पास किस प्रकार का ज्ञान है? खैर, इसका उत्तर है निश्चित रूप से मशीनों में बाइनरी तर्क सीमित होता है। सरल तर्क, गणितीय तर्क। लेकिन अभी भी, अब बहुत जल्द हम एक ऐसा कंप्यूटर देखने जा रहे हैं जिसमें पृथ्वी पर सभी मनुष्यों की संयुक्त प्रसंस्करण क्षमता होगी। संयुक्त क्षमता। तो हम बुद्धिमान सहायता आइए के इस विचार से आगे बढ़ रहे हैं। सामान्य प्रौद्योगिकी जो थोड़ी अधिक बुद्धिमान है, और फिर ओपन AI और माइक्रोसॉफ्ट क्या करना चाहते हैं? AGI, जो कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता है। सामान्य बुद्धि का अर्थ है एक ऐसा कंप्यूटर जो वो सब काम कर सके जो हम करते हैं, सिर्फ शतरंज खेलना या जाना ही नहीं, या कार चलाना। लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं जिसके लिए शरीर की आवश्यकता नहीं होती, वो हमसे बेहतर काम कर सकता है। यही वह चीज है जिसका आविष्कार ओपन AI करना चाहता है। मैं निश्चित रूप से सोचता हूं कि यह एक पागलपन भरा प्रस्ताव है, क्योंकि सबसे पहले यह संभवतः काम नहीं करेगा। दूसरा, ऐसा करने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी। एक ऐसी मशीन की कल्पना करें जो बार परीक्षा पास कर सके, वकील बन सके, डॉक्टर बन सके, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति बन जाऊं शायद, मुझे नहीं पता। ओपन AI के प्रमुख का कहना है, सैम ऑल्टमैन। उन्होंने कहा कि आने वाला परिवर्तन सभी मानवीय क्षमताओं में सबसे प्रभावशाली होगा। सोचने, सृजन करने, समझने और तर्क करने की क्षमता। क्या आप ओपन AI जैसी निजी कंपनी को इसकी अनुमति देंगे? एक कंपनी जो मूल रूप से निवेशकों, उद्यम पूंजीपतियों द्वारा संचालित होती है, कुछ ऐसा बनाना जो तर्क कर सके और मनुष्य की तरह सोचो। मेरा मतलब है, यह एक पागल अवधारणा है। क्या कोई ऐसी इकाई जो मनुष्य की तरह सोचती है, मान लीजिए 5000 की IQ के साथ, यह पूरी तरह से अनियंत्रित होगा? यदि मैं आइंस्टीन होता तो इस मंच पर आपसे भौतिकी के बारे में बात कर रहा होता। कथित तौर पर आइंस्टीन की IQ 152 थी। अगर आइंस्टीन हमसे भौतिकी के बारे में बात करते तो वे जो कुछ कह रहे होते उसका एक भी शब्द उन्हें समझ में नहीं आता कभी। अब कल्पना कीजिए कि आपके पास एक कृत्रिम बुद्धि है जिसकी IQ 150 है। यह समझ से परे होगा। 5000 की IQ वाली बुद्धि मूलतः भगवान होगी। यह हमारे लिए पूर्णतया अछूत होगा। तो यह एक कठिन काम है, आप जानते हैं, और मुझे आश्चर्य है कि यह सब कहाँ जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है अंत में
हम कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली अधिक बुनियादी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को देखने जा रहे हैं। संज्ञान, इसका मतलब है कि सिस्टम स्मार्ट बन जाएंगे। उदाहरण के लिए सेल्स फोर्स में एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप सभी बिक्री डेटा देख सकते हैं और फिर आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि अगला कदम क्या होगा। संवर्धन, जो कि उदाहरण के लिए भाषा है या नक्शे जो हमें काम करने में मदद करते हैं। वर्चुअलाइजेशन, जिसका अर्थ है कि मैं आभासी वास्तविकता, अंतरिक्ष या होलोग्राम में जा सकता हूं और आभासी रूप से यात्रा कर सकता हूं। और अंतिम को स्वचालन कहा जाता है। तो इसीलिए जब हम एआई के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले इन चीजों के बारे में सोचें। व्यवसाय के लिए और हमारी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए वास्तव में यही सब कुछ है। चीजों को स्मार्ट बनाना हमारी मदद कर रहा है और यही कारण है कि मुझे लगता है कि शुरुआत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये हमारी नौकरियां नहीं छीनने जा रहा है, ये हमारी नौकरियां बदलने जा रहा है। ठीक है, अगर आपका काम ज्यादातर नियमित है, एक कारखाने की तरह, या मान लीजिए कि आप कॉल सेंटर में काम करते हैं। अनुवाद करना, मुझे मंच पर लाइव अनुवाद करना जैसे यह व्यक्ति अभी कर रहा है, एक एआई के लिए ऐसा करना बहुत कठिन है। लेकिन रेफ्रिजरेटर मैनुअल का अनुवाद एआई के लिए ये कठिन नहीं है, ये सिर्फ मानक सामान है। हम इस संबंध में बहुत सारे बदलाव देखने जा रहे हैं। हम बहुत सी चीजों को बदलते हुए देखने जा रहे हैं और मूलतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब एक सामान्य प्रयोजन वाली प्रौद्योगिकी है। सामान्य प्रयोजन प्रौद्योगिकी, मेरा मतलब है एआई बेशक एक प्रौद्योगिकी नहीं है, यह एक विज्ञान है, लेकिन एआई का अनुप्रयोग एक प्रौद्योगिकी है। ये तो मूलतः प्रिंटिंग प्रेस, पुस्तक आदि के बारे में सोचिए, कंप्यूटर, इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये मूलतः सामान्य प्रौद्योगिकी का अर्थ है कि इसका उपयोग हर जगह किया जाएगा। और इस बारे में कोई गलती न करे, मैं सचमुच हर जगह की बात कर रहा हूँ। ये आपकी डेटिंग प्रक्रिया के लिए है, आपकी बैंकिंग के लिए है, या आपका बैंक सर्वोत्तम निवेश का पता लगाने के लिए एआई का उपयोग करेगा। रसोइया यह तय कर लेगा कि उसे किस रात्रि भोजन के लिए क्या सामान खरीदना चाहिए, इत्यादि ऐसी बातें जो हमें अधिक चतुर बनाती हैं। तो कुल मिलाकर ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, सिवाय जब हम आलसी हो जाना, ताकि हम असल जिंदगी में कुछ करना बंद कर दें। भारत में पहले से ही एक डेटिंग प्लेटफॉर्म है। आप जानते हैं, भारत में ज्यादातर शादियां तय की जाती हैं, तो 70% लोग शादी के लिए किसी और से ही विवाह करते हैं। आपको पता है, जरूरी नहीं कि यह प्रेम पर आधारित हो, या शायद लंबे समय में ऐसा होगा, कहना मुश्किल है, लेकिन 71%। अब हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके व्यवस्था करने वाले का काम कर रहा है। आप जानते हैं, वह व्यक्ति जो साथ लाता है, और एआई ऐसा करता है, लोगों को विवाह के लिए जोड़ता है। यह बहुत मुश्किल काम है। मुझे नहीं पता कि मैं इसके बारे में क्या सोचूंगा और क्या यह एक अच्छा विचार है, लेकिन इसीलिए हमें यूरोपीय खुफिया अधिनियम जैसी चीजों की जरूरत है। यूरोपीय संघ एआई अधिनियम, ये एक ऐसा कानून है जो कहता है एक निश्चित प्रकार की खुफिया जानकारी की अनुमति है, अन्य को केवल कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी जाती है और तीसरे को अनुमति नहीं दी जाती है। आप शायद जानते होंगे कि चीन में नागरिकों, विशेषकर अधिकांश नागरिकों के लिए निरंतर चेहरा पहचान का उपयोग किया जा रहा है। तो आप एआई का उपयोग कर सकते हैं। हर बार जब आप किसी नागरिक को कुछ करते हुए देखें तो उसका मिलान करें एक डेटाबेस में, और फिर मूलतः प्रोफाइलिंग, सामाजिक प्रोफाइलिंग की एक प्रणाली स्थापित की गई। यूरोपीय संघ के कृत्रिम गर्भाधान अधिनियम के तहत यह कानूनी नहीं होगा, यह कानूनी नहीं होगा, पूर्ण विराम। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के पास एक नई चीज है जिसे भविष्य के लिए समझौता कहा जाता है, क्योंकि लोग सामान्य रूप से तकनीक के बारे में नहीं बल्कि उसके आयाम के बारे में चिंतित हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, बहुत अधिक अच्छी बातें, ये बहुत बुरी बात हो सकती है। धूम्रपान, भोजन, शराब पीने के बारे में सोचें, हम गैर कानूनी नहीं हैं। ये सभी चीजें सर्वाधिक समय, लेकिन जब आप एक ही काम बहुत अधिक करते हैं तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि अधिक मोटे होने के कारण अधिक लोग मोटापे से मरते हैं? भूख से नहीं, 400 मिलियन लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। अब जब आप बहुत अधिक जानकारी खाते हैं, आप जानते हैं आपके मस्तिष्क में, जैसे आज सुबह युवल कह रहा था, तुम मर जाओ। जब आप मोटापे से ग्रस्त होते हैं तो देर सवेर आप गंभीर संकट में पड़ जाते हैं। जब आप बहुत अधिक जानकारी ग्रहण करते हैं तो आपको गंभीर परेशानी भी होती है, क्योंकि आपका मस्तिष्क लगातार जानकारी ग्रहण करता रहता है ना? इसलिए यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे विनियमित किया जाना चाहिए और हम जो चाहते हैं उस पर सहमति होनी चाहिए। ये चार्ट आपको गोल्डमैन सैक्स से दिखाता है एआई का उपयोग करके कितनी नौकरियों को स्वचालित किया जा सकता है। गोल्डमैन कहते हैं, और यह निश्चित रूप से है। आप जानते हैं, यहाँ इसे नमक के एक दाने के साथ लिया गया है। कार्यालय और प्रशासनिक सहायता का 46% स्वचालित किया जा सकता है, कानूनी कार्य का 44%। क्या कमरे में कोई वकील है? खैर, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे कमरे में वकील नहीं है, बस मजाक कर रहा हूं।
लेकिन आप जानते हैं ये चार्ट बेशक थोड़ा ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बनाया गया है, क्योंकि वे वास्तव में नौकरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वे कार्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप वकील हैं या आप कार्य को स्वचालित कर देंगे, उदाहरण के लिए गैर प्रकटीकरण समझौते का कार्य, या एक खोज तथ्य या तथ्य की तुलना करना, आप अपने ग्राहक के साथ अपना काम किसी और को नहीं सौंपेंगे, क्योंकि वकील ऐसा नहीं कर सकता है ना। लेकिन इसका मतलब यह है कि मूलतः यह नियमित कार्यों का अंत है। दुनिया भर में 20 करोड़ 10 लाख लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं। जैसे ही सॉफ्टवेयर समझ जाता है खजाक या उसमें कोई परिवर्तन, यह मशीन कार्यभार संभाल लेती है। क्योंकि अगर यह एक सरल लेन देन है तो यह नियम आधारित है ना। आपको कॉल सेंटर में किसी भी तरह की दया दिखाने की जरूरत नहीं है, या आपको दयालु होने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है, अगर आप दयालु हैं तो मदद करें, लेकिन अधिकांश समय तो बस काम पूरा करना ही होता है। तो मान लीजिए कि मशीन कॉल सेंटर का कार्यभार संभाल सकती है, और अंततः 90%। इसलिए उन नौकरियों को कहीं और स्थानांतरित करना होगा, और यह एक वैश्विक बात है। उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग, निर्माण संबंधी चीजें, इस रिश्ते में सभी तरह की चीजें जो आप वहां आते हुए देखेंगे। ये एक बेहतरीन कार्टून है जो मुझे ट्विटर पर मिला है। इससे पता चलता है कि लोगों ने स्वचालन के बारे में क्या भविष्यवाणी की है। एलोन मस्क, अब वह कहते हैं कि 2 साल में हमारे पास स्वचालित कारें होंगी। वह 2015 था। हर बार जब एलन भाषण देते हैं तो वे स्वचालित कार के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या आपको कोई दिखाई देता है? कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में और फिनिक्स, एरिजोना, इतना ही। और अधिकतर लोग उनसे नफरत करते हैं। वैसे दिलचस्प है ना? यह व्यक्ति जेफरी हिंटन, उसने अभी अभी भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है, लेकिन यह एआई से संबंधित है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं होंगे जो एमआरआई की जांच करते हैं, और सोचता है क्योंकि एआई जांच कर सकता है। रेडियोलॉजिस्ट का काम एमआरआई और स्कैन है ना। ये अंतिम वाला आपको वास्तविकता दिखाता है। यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नियमित कारों में काम करने जा रहे हैं। आज की बात है। मुझे उम्मीद है कि आप मजाक समझ गए होंगे। यहाँ एक मजाक है। तो हमें आश्चर्य करना होगा स्वचालन कितना महत्वपूर्ण है। स्वयंचालित कार, एजेंट हमसे क्या बात कर रहा है और ये कितनी जल्दी पहुंचेगा। मुझे लगता है कि हमें कार से पहले ही एजेंट मिल जाएगा, क्योंकि सवाल वास्तव में यह है कि यदि यह नियमित है। मान लीजिए मैं अपने एजेंट से बात करता हूं और कहता हूं कि मुझे मुंबई की यात्रा की योजना बनानी है। ठीक है, हम आज ही एक्सपीडिया ऐप पर ऐसा कर सकते हैं। आप उससे बात कर सकते हैं जब आप चैट करते हैं, है ना। लेकिन भविष्य में हम एक छोटे होलोग्राम की बात कर रहे हैं। ये बहुत जल्दी होने वाला है, और 1 मिनट के लिए इस बारे में सोचें। इसका मतलब है कि उदाहरण के लिए गूगल के लिए, हम अब गूगल पर जाकर ये नहीं कहते कि मैं ये बनाऊंगा मुंबई के लिए सबसे अच्छा ऐप यात्रा। एआई बाहर जाता है और हमारे लिए सभी प्रस्ताव लाता है। अतः जब ऐसा होता है तो गूगल का कारोबार खत्म हो जाता है। ये अब कोई विज्ञापन नहीं। मुझे लगता है कि विज्ञापन एआई के अंदर है। आप इसे इस तरह देख सकते हैं। फिर भी ये मेरे सहयोगी पॉल सबको कहते हैं, स्पष्ट दृष्टिकोण को लेकर गलती न करें। थोड़ी दूरी के लिए काम के संदर्भ में हम हमेशा सोचते हैं कि मशीनें सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगी। मुझे लगता है कि इसमें हमारी सोच से कहीं ज्यादा समय लगेगा। ऐसा होने के लिए कई तरीके हैं। ठीक है, अब इसके हल्के फुल्के हिस्से पर आते हैं। तो यहाँ एक ऐप है जिसने मेरी तस्वीरें बनाई, इसलिए मैं उससे कहता हूं कि वह मुझे बेहतर दिखाए। शायद आप युवा हों, या शायद थोड़े जेम्स बॉन्ड जैसे, या कुछ और। क्या आप जानते हैं, या यह लड़का, मुझे यह लड़का बहुत पसंद है। वह वाकई सबसे अच्छा है। लेकिन ये चीजें मजेदार हैं और ये बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं। लेकिन लंबे समय में आप सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि जनरेटिव एआई काफी अच्छा के बीच का अंतर, और वास्तव में अच्छा, एक घाटी है। ये बहुत बड़ा है। आप कहेंगे कि यह काफी अच्छा है, ये वास्तव में मेरे जैसा नहीं दिखता, लेकिन यह मजाक के लिए काफी है ना, या कोई पार्टी या कुछ और। और अगर मैं इन चीजों के साथ एक फिल्म बनाऊं तो फिल्म वाकई मजेदार लगेगी, और ये एक अच्छा मजाक होगा, है ना। लेकिन एक फोटोग्राफर की जगह लेने के लिए नहीं। इसलिए जनरेटिव एआई बहुत सारी दिलचस्प चीजें करने में बहुत मददगार साबित होगी, लेकिन वास्तविक जीवन में अंतर बहुत बड़ा है। ये शतरंज खेल रहा एक बंदर है। हमने इसे ओपनएआई के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सौरा द्वारा प्राप्त किया। बस टाइप करके मांग शीघ्रता, वे एक बंदर शतरंज खेल रहा है, एक वीडियो बनाओ। और ऐसा हुआ भी। अब बिना किसी स्टॉक फोटो के इसे बस बना दिया गया। ठीक है, अब इसे देखिए, यदि आप इसे देख सकते हैं। शतरंज की बिसात में 7 पंक्तियां थीं और वहां 3 राजा हैं।
तो ओपनएआई ने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जिसमें एक शतरंज की बिसात है जो अस्तित्व में नहीं है और जिसमें 3 राजा हैं। इसलिए ये दिलचस्प है, लेकिन यह वास्तव में यथार्थवादी नहीं है। वास्तव में एआई के साथ जो हो रहा है वह यह है कि मनुष्य कई चीजें तुरंत कर सकता है। एआई को काफी समय लगता है और यह कुछ ऐसा पता लगा लेता है जो एक तरह का होता है सटीक एक तरह से। हाँ। इसलिए उदाहरण के लिए कई मामलों में यह बहुत सटीक या पूरी तरह से गलत हो सकता है। ये मुझे गूगल मैप्स की याद दिलाता है। ठीक है, यदि आप गूगल मैप उपयोग करता हैं तो आप अस्ताना या अलमाटी में हैं, आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। आप गूगल मैप्स के साथ क्या करते हैं? आप मैप का अनुसरण करते हैं और फिर आप कहते हैं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में गूगल को पता नहीं है। यदि आप लागोस नाइजीरिया में हैं तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है। यदि आप अजनबी हैं तो आप गूगल मैप का अनुसरण करें। लेकिन अधिकांशतः हम प्रौद्योगिकी के बारे में ही प्रश्न पूछते हैं। हम सिर्फ तकनीक पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते। और मुझे लगता है कि एआई के साथ भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम वो सारी चीजें देखने जा रहे हैं जिनके बारे में मशीनें कुछ भी नहीं जानती हैं। संदर्भ, अर्थ, कार्य कारण, जागरूकता, सामान्य ज्ञान। मशीनों में सामान्य ज्ञान नहीं होता। मेरा मतलब है सामान्य ज्ञान का मतलब है कि आप मौजूद हैं दूसरों के साथ। तो अब आप कह सकते हैं स्पष्ट नहीं। तो मैं हमेशा कहता हूं, आप जानते हैं जब आप अन्य एआई लोगों के साथ मशीनों से बात करते हैं और आप एक प्रश्न पूछते हैं, एआई जलवायु परिवर्तन का समाधान कैसे करेगा? क्या आप जानते हैं कि एआई का जवाब क्या होगा? कि सभी मनुष्यों को खत्म कर दो। ये सच है, ये एक सच्चाई है, हम हैं, ये हमारी गलती है ना? तो हम चले गए, जलवायु परिवर्तन चला गया। ये बात तो सही है, लेकिन ये हमारे लिए कोई अच्छा जवाब नहीं है और इसमें कोई संदर्भ नहीं है, कोई कारण कार्य संबंध नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं है। तो जब हमारे पास एक मशीन है जो हमारे जीवन में डेटा ढूंढती है, जैसे कि फेसबुक, सोशल मीडिया, वहाँ कोई चेतना नहीं है, कोई मानवीय एजेंसी नहीं है, कोई तर्क नहीं है, ये सिर्फ डेटा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप लिंक्डइन पर कोई विज्ञापन चलाते हैं, उदाहरण के लिए, और आप डेटा वैज्ञानिकों के लिए विज्ञापन देना चाहते हैं, लिंक्डइन किसी भी महिला को विज्ञापन नहीं दिखाएगा, क्योंकि महिलाएं डेटा वैज्ञानिक नहीं हैं। लिंक्डइन पर यही सीख मिलती है और फिर 99% डेटा वैज्ञानिक पुरुष हैं, इसलिए महिलाएं विज्ञापन नहीं देखती। तर्कसंगत तो है ना? लेकिन पूरी तरह से गलत, क्योंकि आप निश्चित रूप से एक महिला चाहते हैं। यदि आपको कोई महिला मिल जाए जो डेटा वैज्ञानिक हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? लेकिन वास्तव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यही करती है। और जब हम आगे देखते हैं तो आप जानते हैं, हम हमेशा चैट जीपीटी और एआई के बारे में कुछ इस तरह सोचते हैं, चमत्कारी मशीन या जीवित। लेकिन अंततः एआई तारों का एक बॉक्स है, ये कोड है, ये तोते जैसा है, ये तोते से बेहतर है, लेकिन तुम्हें पता है ये जीवित नहीं है, इसमें वे चीजें नहीं हैं, है ना? ये संभावना पर, तर्क पर काम करता है। इसलिए हमारे पास डिजिटल इंटेलिजेंस है, यह संख्याओं, पैटर्नों के बारे में है, संभावना। तो जब आप एआई से बात करते हैं और कहते हैं मुझे अस्ताना में सबसे अच्छा रेस्तरां दिखाओ, यह सभी रेस्तरां के डेटाबेस की जांच करेगा और आपको कुछ न कुछ जानकारी देगा। और यदि इसका मतलब यह है कि पिछले सप्ताह वहां 500 अंग्रेज लोग थे, तो आप समझ गए होंगे, है ना? तो यह संभावना है और कुछ नहीं, कोई निर्णय नहीं, बस संख्याएं। मानव बुद्धि, जैविक बुद्धि, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता, गतिज बुद्धिमत्ता। आप जानते हैं हमारे पास एक शरीर है ना? ये हम में से अधिकांश, और ये सारी चीजें एआई के लिए पूरी तरह से अजनबी हैं। आज यह कहना सुरक्षित है कि सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो वास्तव में अच्छी तरह से काम कर रहा है, उसे वास्तविक जीवन की 5 से 10% समझ है। वास्तविक जीवन है। अब हमारे पास यहाँ क्या है? इसमें डिजिटल जीवन की समझ है। यह समझना कि यह सब कैसे एक साथ आता है। यही कारण है कि यह पिरामिड इतनी तेजी से बदल रहा है। तो यह वह पुराना पिरामिड है जब हम स्कूल जाते थे, मेरी उम्र के जैसे। हमने ये सब काम किए, है ना? डेटा और सूचना के आधार पर हमारे पास बौद्धिक ज्ञान है और फिर मास्लो की तरह पिरामिड के बारे में गहन ज्ञान है ना? आप जानते हैं कि आज क्या हो रहा है और यह शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मशीन उनका हिस्सा ले लिया है। मशीन बौद्धिक ज्ञान, तर्क और अन्य सभी चीजों पर अपना अधिकार जमा लेगी, डेटा और जानकारी, क्योंकि मशीनें यही काम करती हैं। या आप अधिक तथ्य जानने में मशीन को नहीं हरा पाएंगे। मेरा मतलब है, अगर आप आज 20 साल के हैं तो आप पहले से ही जानते हैं कि जब भी आप गूगल से बात करते हैं और कोई सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब मिलता है। अब निकट भविष्य में आप जो भी बात करेंगे, आप बाकी क्या करेंगे?
और आप एक बहुत ही जटिल प्रश्न पूछ सकते हैं और आपको ऐसा उत्तर मिलता है जो आप जानते हैं जेम्स बॉन्ड जैसा लगता है, जेम्स बॉन्ड की आवाज में। बोले हमारे काम के लिए इसका क्या मतलब है? हमारे काम को आगे बढ़ना होगा, तर्क से, ज्ञान से परे इसे और अधिक गहन कार्य बनाना होगा, वह और दूर है। यह अंतर को चित्र के रूप में दिखाया गया है। बाईं ओर हमारे पास एक कंप्यूटर है, एक मशीन जो मस्तिष्क को देख रही है, की ओर देखें, तर्क, और यहां हमारे पास है एक मानव हाथ पानी का अनुभव कर रहा है। तुम्हें पता है, इंद्रिय गंध, अभावनाएं मशीनों के लिए अज्ञात। इसलिए दोनों दुनियाओं में सबसे अच्छी बात जो हम कर सकते हैं वह है मशीन की बुद्धिमत्ता का उपयोग करना और यह कहना कि पानी खतरनाक है या कुछ भी, ठीक है, और हम इसका एक साथ उपयोग करते हैं और यह हमारे लिए एक नई संभावना पैदा करता है। यह वास्तविकता को देखने का एक नया तरीका बनाता है। मशीनें मनुष्य नहीं है, मनुष्य मशीन नहीं है। कुछ लोग तर्क देंगे कि हम मशीन है। मुझे यकीन है कि आपने यह तर्क सुना होगा। युवाल हरारी आज सुबह वहां थे। अपनी पहली पुस्तक में उन्होंने कहा, जीव, आप जानते हैं, मनुष्य और पशु मशीनें हैं, एल्गोरिदम है। मैं समझता हूं कि फिलहाल यह बात बिल्कुल सच नहीं है। यह बात अंततः सच हो सकती है कि आप कह सकते हैं कि आप रसायन विज्ञान के आधार पर भावनाओं को समझ सकते हैं, और यह दार्शनिक प्रश्न है। फिलहाल मशीन इंसानों की तुलना में कहीं भी बुद्धिमान नहीं है कि वे क्या कर सकते हैं, हम कैसे काम करते हैं और हम इन सबको कैसे जोड़ते हैं। यहाँ एक बढ़िया चार्ट है जो अंतर को दर्शाता है, ठीक है। लाल भाग मौन ज्ञान है, शांत ज्ञान है, यही हम करते हैं, इसीलिए आप यहाँ हैं। ये मूलतः ऐसा ज्ञान है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्तिपरक, संज्ञानात्मक, गैर संहिताबद्ध, हस्तांतरण करने में कठिन। ये भविष्य की नौकरियां हैं। यदि आपकी वर्तमान नौकरी यहाँ पीले बॉक्स में है तो संहिताबद्ध जानकारी आसानी से हस्तांतरणीय एक मशीन आपका काम ले लेगी, क्योंकि मशीनें यही काम करती हैं, वे ऐसा करती हैं। तो जवाब वास्तव में नौकरियों और काम के बारे में है कि अगर आप रोबोट की तरह काम करते हैं, एक रोबोट आपकी नौकरी ले लेगा। यदि आपके बच्चे हैं तो उन्हें रोबोट की तरह काम न करने दें। और हाँ, स्कूल में उन्हें रोबोट बनना सिखाया जाता है। यही तो हम स्कूल में सीखते हैं। आप एमबीए करते हैं, आप रोबोट बनकर निकलते हैं। हर एमबीए नहीं, और शायद आप अंततः इससे आगे निकल जाएंगे। यह खत्म होना ही चाहिए। हमें अपने लोगों को ऐसा करना सिखाना होगा। शांत ज्ञान, जैसा कि हमने आज कई चर्चाएं की, वे चीजें जो हमें मानव बनाती हैं, विशिष्ट रूप से मानव और निश्चित रूप से मानव। आप इस चार्ट में देख सकते हैं जानकारी के साथ क्या हो रहा है, इसका ज्ञान चार्ट। इसे इस तरह एक सरल तालिका में विभाजित करके आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर डेटा के लिए पूरी तरह सक्षम होंगे। सूचना, ज्ञान और कुछ अंतर्दृष्टि। खैर, अंतर्दृष्टि प्राप्त करना पहले से ही बहुत कठिन है, क्योंकि अंतर्दृष्टि का अर्थ है कि आपने डेटा से कुछ सीखा है। मेरा मतलब है, मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन क्या आपने कभी स्प्रेडशीट के साथ काम किया है? आप सभी संख्याओं को देखते हैं और अंत में आप कहते हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या अंतर्दृष्टि मिलेगी, इससे मुझे क्या सीख मिलेगी। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। मशीन के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मशीनें और अधिक स्मार्ट होती जाएंगी और वे ज्ञान बढ़ाएंगी। और अंतर्दृष्टि, वे ऐसा करेंगे। 20-30 साल की उम्र तक मशीनों के पास हम सबकी संयुक्त जानकारी से भी अधिक ज्ञान होगा, हर एक क्षेत्र और 800 से अधिक भाषाओं का ज्ञान, तथ्यों का ज्ञान। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आप जानते हैं, हमारा जीवन, ये सभी बातें सिर्फ तार्किक ज्ञान पर आधारित नहीं है। दरअसल हमारा जीवन इसके विपरीत पर आधारित है। मनुष्य तर्क के आधार पर निर्णय नहीं लेते। हम तर्क का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम भावनाओं, अंतर्ज्ञान, कल्पना आदि के आधार पर निर्णय लेते हैं। और हम गलतियां करते हैं, हम झूठ बोलते हैं। आप अपने पति या पत्नी को इसलिए नहीं चुनते क्योंकि एक तार्किक निर्णय में आपने सबसे अच्छा संभव कदम निकाला। कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, हम में से ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। आप जानते हैं, एआई अनिवार्य रूप से है एक शक्तिशाली इंजन, एक सुपर उपकरण, और हमें यह समझना होगा कि यह मूलतः एक व्यक्ति है, एक बिजली उपकरण के साथ। ये बिजली उपकरण के बिना व्यक्ति को हरा देता है। यही वास्तविकता है। यदि आप मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर रहे थे, यदि आप कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर रहे थे, यदि आप क्लाउड का उपयोग नहीं कर रहे थे, आप कहीं नहीं होंगे और आज काम कर रहे होंगे।
इसलिए एआई का उपयोग एक आवश्यकता बन जाता है, लेकिन एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में हमें इसका उपयोग कैसे करें इस बारे में सावधान रहना होगा। मैं इस अंतर के बारे में सोचता हूँ। उदाहरण के लिए, जब एक बढ़ई के पास एक हथौड़ा और एक कील होती है, फिर उसे इमारत में काम करने में 5 घंटे लग जाते हैं और सभी कीलें हाथ से लगानी पड़ती हैं। लेकिन एक बढ़ई एक कील बंदूक के साथ, आप जानते हैं, कील बाहर गोली मारता है और 40 मिनट में काम पूरा कर लें, 5 घंटे में नहीं। लेकिन नेल गन खतरनाक है। आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं या किसी की हत्या कर सकते हैं। इसलिए जब हम एआई का उपयोग करते हैं तो हमें अपनी शक्ति के प्रति सावधान रहना होगा। उदाहरण के लिए, कुछ लोग जीपीटी की जांच करने के लिए कंपनियों का निजी डेटा अपलोड कर रहे हैं। ये बहुत बुरा विचार है, क्योंकि जाहिर है आपको बेहतर उत्तर तो मिल जाएगा, लेकिन यह बहुत सुरक्षित नहीं है। जहां तक स्वचालन का प्रश्न है, तो मूलतः यही वह चीज है जो भविष्य में हमारी प्रतीक्षा कर रही है। और वास्तव में, क्योंकि आप सभी ज्ञान कार्यकर्ता हैं, हम जो करते हैं वह पूरी तरह बदल जाता है। अचानक ज्ञान का अर्थ हो गया परे, तथ्य। आप एक पल के लिए इसके बारे में सोचें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। अब हमें अंतर्ज्ञान, कल्पना, समझ, दूरदर्शिता की ओर जाना है। वे सभी चीजें जो हम पहले सोचा गया था कि वे मूल्यवान नहीं थे, तो वास्तव में एआई क्रांति के साथ यही हो रहा है। हम मनुष्य द्वारा दिनचर्या करने से लेकर मशीन द्वारा दिनचर्या करने तक जा रहे हैं। यदि आप दिनचर्या से नफरत करते हैं तो यह बहुत मुक्तिदायक हो सकता है। लेकिन अगर आपका काम 90%, अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं, तो यह एक समस्या है। जाहिर है, हमें इस बारे में सोचना होगा कि इसका क्या मतलब है। मेरा मतलब है, आपका देश बहुत बड़ा नहीं है। मुझे लगता है क्या 20 करोड़ लोग या इतने ही। इसलिए यहाँ नियमित काम करने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं। जैसे भारत में 10 करोड़ लोग नियमित कार्य करते हैं। इसलिए वे इस बदलाव से बहुत अधिक प्रभावित होने जा रहे हैं, दिनचर्या से हटकर एक अलग तरीके की ओर। लेकिन स्पष्ट रूप से हम एक ऐसी दुनिया देखने जा रहे हैं जहां डिजिटल सहायक सामान्य होंगे। ये भी चैट जीपीटी द्वारा बनाया गया एक मॉकअप है। इससे आदमी किसी गुप्तचर एजेंट जैसा दिखता है। आप जानते हैं, यह बहुत ही साधारण है, लेकिन दिलचस्प भी है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप जानते हैं, हमारे लिए यह देखना और एक परिदृश्य विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या संभव हो सकता है और क्या संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि हम वहां जो कुछ भी करेंगे उसका भविष्य तय करेंगे। ये सूची यहाँ है। कार्य हैं, उन्हें जीवन कार्य कहा जाता है, जो अब कंप्यूटर कर सकते हैं। अनुवाद, सारांश बनाना, शोध करना, तथ्य जांच करना, प्रारूप तैयार करना, आयोजन करना, संग्रह करना। आपको पता है, वस्तु कार्य। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम ये सब करने जा रहे हैं। सभी कमोडिटी काम मशीनों से होते हैं, लेकिन बहुत जल्द यह संभव हो जाएगा और यह लगभग मुफ्त होगा। तो यह बहुत ही आकर्षक बात है, लेकिन निश्चित रूप से हम वहां जो कुछ भी होता है उस पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं, ताकि हम अभी भी निर्णय ले सकें हम किस समय, क्या और किस कारण से घटित होना चाहते हैं। तो डिजिटल एजेंट कुछ इस तरह के होंगे। वे हमें विभिन्न परिस्थितियों में घेर लेते हैं, जिनका हम अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब हम अच्छे भविष्य के बारे में बात करते हैं तो यह मुख्य विषय है, और प्रौद्योगिकी हमारे लिए क्या कर सकती है। अतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैसा कि मैंने पहले कहा, स्वर्ग या नरक हो सकती है। हम अच्छे भविष्य का निर्माण तभी कर सकते हैं जब हम अर्थशास्त्र के पुराने मॉडल को पीछे छोड़ दें। अर्थशास्त्र का पुराना मॉडल बाईं ओर है, लाभ और वृद्धि। बस यही बात है, यही बात मायने रखती है। और यह देखना दुखद है कि आज भी शेयर बाजार उसी पुराने ढांचे में बंधा हुआ है। आप तेल कंपनी सऊदी अरामको या मेटा, फेसबुक, गूगल, और भले ही वे दुनिया में सबसे बुरे काम करते हों, प्रदूषण फैलाओ, तुम बहुत पैसा कमाओगे। ये लाभ और वृद्धि का पुराना तरीका है। यदि हम जारी रखें उपयोग करने के लिए मौद्रिक चीजें, निर्णय लेने के मुख्य स्रोत के रूप में, हम गहरे संकट में हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि क्या होने वाला है। दुनिया की हर कंपनी कहेगी, हम एआई का उपयोग करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को नौकरी से निकालेंगे। ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि मशीन काम नहीं कर सकती है ना। लेकिन ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम पैसे बचाना चाहते हैं और अधिक पैसा कमाएं। तो अब हम एक अलग दुनिया में जा रहे हैं। मिलेनियल्स फिर से इसे आगे बढ़ा रहे हैं। ये आप में से कुछ हैं। 4P, सिर्फ 1P नहीं। लोक, ग्रह, उद्देश्य और समृद्धि। अब इसे गलत मत समझिए। बहुत से लोग कह रहे हैं, ओह हाँ, आप समाजवाद की बात कर रहे हैं। मैं किसी वाद की बात नहीं कर रहा हूं। मैं साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद की बात नहीं कर रहा हूं। हमें यह सोचना होगा कि भविष्य के लिए कौन सा तर्क उपयुक्त है।
केवल लाभ और विकास का तर्क ही हमें मार देगा, मार रहा है। एक पल के लिए इस बारे में सोचो। मेरी पीढ़ी ये पिछले 35 वर्षों से बहुत व्यस्त रहा हूं। 25 वर्षों में वैश्विक उत्सर्जन में होने वाली वृद्धि का अनुमान है। हमने यही हासिल किया है, कुल प्रदूषण का 50% 25 साल में। और क्या आप जानते हैं कि उन 50% में सभी उत्सर्जनों का 90% ये शीर्ष 10% आय वाले लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए हमने न केवल इसे बनाया है, बल्कि हमने अमीर लोगों के साथ मिलकर इसे बनाने का लाइसेंस लिया है ना? जैसे यात्रा करना, कार और ये सब चीजें। मैं खुद को इसमें शामिल मानता हूं। इसलिए हमें एक अलग तर्क के बारे में सोचना होगा, भविष्य को देखने का एक अलग नजरिया, अर्थशास्त्र का एक अलग नजरिया। संयुक्त राष्ट्र का कहना है जलवायु परिवर्तन या तो यही है या फिर इसके विपरीत। एआई के साथ भी हमें जलवायु परिवर्तन के समान ही नियमों का पालन करना होगा। मूलतः हमारी समस्या एक जैसी है, हम जलवायु विफलता से ग्रस्त हैं। मैं आपको 1 मिनट में दिखाऊंगा कि यह कैसे होता है। और हम एआई को विनियमित करने में विफल रहे हैं। यह जलवायु विफलता है। क्या आप यहाँ ये ग्राफ देख रहे हैं? मूलतः ग्राफ से पता चलता है कि पीपीएम प्रति मिलियन प्रदूषण हर साल बढ़ोतरी ही हुई है, कभी कम नहीं हुई। और यहाँ क्योटो और पेरिस में हुई सभी बैठकें हैं, और आपके पास क्या है, कोविड को छोड़कर कभी नीचे नहीं गया है। जब हम मूलतः कुछ भी नहीं कर रहे थे, पूर्ण रूप से विफल होना। आप कह सकते थे, मैं यह नहीं कह रहा कि यह असफलता थी, लेकिन इसे देखकर आप कह सकते हैं कि यह पूर्णतः असफलता थी। यदि हम इसकी तुलना कृत्रिम बुद्धिमत्ता से करें, यह ग्राफ यहाँ है। ये हैं पैसा जुटाने वाली कंपनियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों का मूल्यांकन। इस वर्ष मई से ओपनएआई का मूल्य $26 बिलियन आंका गया। यह अस्थाना का संपूर्ण उत्पादन है। मूल्यांकन में यह कंपनी अब 136 बिलियन पर है। मूल्यांकन का ये सारा पैसा इसी दिशा में लगाया जा रहा है, क्योंकि इसका परिणाम बहुत बड़ा होने का अनुमान है। ये एक आर्थिक प्रश्न है। इसलिए हमें यहाँ यह करने की जरूरत है कि हमें एक और असफलता न मिले। विशेष रूप से दो रुझान जिनके बारे में मैं सबसे अधिक उत्साहित हूँ। अगले दशक या कुछ दशकों में प्रचुर बुद्धिमत्ता और प्रचुर ऊर्जा होगी, और इन दो चीज़ों से हमें जो समृद्धि मिलेगी, ये दो चीज़ें खुलेंगी। सैम ऑल्टमैन है। वह ओपनएआई चलाते हैं। उनका कहना है कि तकनीक हमें दो बड़ी चीजें देगी, एक है प्रचुर ऊर्जा और दूसरा प्रचुर बुद्धि, अनंत बुद्धि। सही, यह याद रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वह सब कुछ बदल जाता है जिसे हम देख रहे हैं। ये बहुत सारी समस्याएं भी पैदा करता है, जो अधिक भयावह विफलता का कारण बन सकती हैं। कल्पना कीजिए, बुद्धिमत्ता। मानवता के बिना सबसे बुरी बात यही हो सकती है। हम भले ही बहुत बुद्धिमान हों, लेकिन हमें किसी चीज की परवाह नहीं है। इसका अंत संभवतः अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमें इस बहुतायत के बारे में सोचना होगा, और यह भी कि हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, तथा हम ऐसे समाधानों के बारे में कैसे सोच सकते हैं जो 1 सप्ताह से अधिक समय तक टिके रहें। हम यही नहीं चाहते। हम उत्पादकता बढ़ाना नहीं चाहते और मानवता को अस्वीकार कर दे या उसी मानवता को बनाए रखे। और अब हमारे पास यही है। हमने उत्पादकता बढ़ाई है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। प्रौद्योगिकी का हम जो चाहते हैं वह यह है कि हम एक ऐसी प्रणाली चाहते हैं जो वास्तव में दोनों का सृजन करे, है ना? उत्पादकता बढ़ती है और मानवीय लाभ भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि ये। और हम ऐसा कैसे करेंगे? खैर, ये नीति का सवाल है। राजनीति। हमें यह पता लगाना होगा, कर लगाना। हमें यह पता लगाना होगा कि लाभ को कैसे साझा किया जाए। हमें उन कंपनियों के साथ काम करना होगा जो ये प्रणालियां बनाती हैं, ताकि वास्तव में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए इन प्रणालियों को लागू किया जा सके, क्योंकि अन्यथा 10 वर्षों में हम पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। हमें यह प्रश्न पूछना होगा कि एआई संवर्धित कार्य परिदृश्य कैसा होगा? सबसे अच्छा कौन है? अगर आप इस चार्ट को देख रहे हैं, आप निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि यदि मैं अपने काम में 4 गुना अधिक कुशल हूं, एआई के कारण मेरी कंपनी क्या करती है? वह अगले 4 लोगों को नौकरी पर नहीं रखेगा, क्योंकि सारा काम मैं ही कर रहा हूं। या फिर यह मुझे 5 गुना ज्यादा भुगतान करेगा ताकि मैं काम जारी रख सकूं। या फिर यह तब तक एआई में सुधार करता रहेगा जब तक कि मैं भी उन 4 में से एक नहीं हो जाता। खैर, हमें वास्तव में यह कहना चाहिए कि अगर मैं अधिक कुशलता से काम करता हूं, शायद मैं कम काम करता हूं।
और लाभ एक ही है। लेकिन हम इसे कैसे नियंत्रित करेंगे? हम वास्तव में न्याय कैसे पाएंगे? मेरा मतलब है, ये बहुत बड़े सवाल हैं जो सब हमारी ओर आ रहे हैं। इस दुनिया में हमारे पास ये विशाल प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं, उनमें से कई मेरे ग्राहक हैं और हम उन पर नजर रख रहे हैं और बात कर रहे हैं कि यहाँ क्या होता है। सामने की तरफ वे बहुत सारे मूल्य बनाते हैं, पीछे की तरफ वे निगरानी जैसी चीजें बनाते हैं, और डेटा प्रदूषण और लत और पूर्वाग्रह और इत्यादि। हम ऐसा दोबारा नहीं होने दे सकते, जहां हमने तेल कंपनियों को हमारे प्राकृतिक संसाधनों को बेचने की अनुमति दे दी। यदि हम ऐसा ही एआई के साथ भी करें, हम शायद बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाएं, जहां प्रदूषण अधिक है लेकिन इससे लाभ कम मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण, मैं इसे टेक्नोक्रेटिक शपथ कहता हूं। हम चाहते हैं कि हर प्रौद्योगिकी कंपनियां गिरवी रखने के लिए कि वे प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव लाभ के लिए करेंगे। कल्पना कीजिए कि यदि हम ऐसा करें और कहें कि ठीक है, आपका मूल्यांकन इस आधार पर किया जाएगा कि आपने कितना लाभ कमाया, न कि केवल इस आधार पर कि आपने कितना पैसा कमाया। और यह एक नैतिक प्रश्न है। नैतिकता का अर्थ है यह जानना कि आपके पास क्या करने का अधिकार है या क्या करने की शक्ति है और क्या करना सही है। और आज आप सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि जो लोग उन कंपनियों को चलाते हैं, और ऐसे लोग सिर्फ सिलिकॉन वैली में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत हैं, कि ये लोग अनैतिक नहीं हैं, डिजाइन से नहीं, लेकिन कभी कभी परिणाम ऐसा ही होता है। अतः सोशल मीडिया एक जाना माना मददगार रहा है, मूलतः गलत सूचना फैलाने में। हम इसे कैसे ठीक करें? हम ऐसी व्यवस्था कैसे बना सकते हैं जो अधिक समतापूर्ण हो? और हमारे लिए यह कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। यह चार्ट आपको दिखाता है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके हम वैश्विक जीडीपी को $17 ट्रिलियन तक बढ़ा सकते हैं। यह लगभग 7% है 10 वर्षों में। इसलिए हर चीज को अधिक कुशल बनाने और बेहतर प्रणालियों का उपयोग करने से भारी मात्रा में धन की बचत होती है, वहां संभावित रूप से बनाने के लिए। और यह पता लगाना कि क्या हो रहा है। इस शोध से पता चलता है कि लोग एआई के बारे में क्या सोचते हैं। आप यहाँ लाल पट्टी देख सकते हैं। उन्हें लगता है कि यह और भी नकारात्मक होगा। यह लगभग 9,000 लोगों का शोध है। इसलिए वे कह रहे हैं कि अवसर कम है, दूसरों के साथ रिश्ते कम होते हैं, बुनियादी मानवाधिकार कम होते हैं। अब जाते हैं, यह मणि कर्व के विपरीत है। मणि कर्व कहता है कि यह ऊपर जाता है, लेकिन निजी वक्र सामान्य रूप से खुशी, लोग सोचते हैं कि इसमें गिरावट आएगी। उसके ठीक बगल में एक और वक्र है जो मूलतः विपरीत स्थिति को दर्शाता है। नागरिक जीवन, अवकाश का समय बिताना, खरीदारी करना, दिन प्रतिदिन का काम बेहतर है। तो इसका जवाब यह है, हम प्रौद्योगिकी का उपयोग न करने का जोखिम नहीं उठा सकते क्योंकि ये समस्याएं हैं, लेकिन हमें यह पता लगाना होगा कि उनमें संतुलन कैसे बनाया जाए। और हमें उस लाभ का पता लगाना होगा जिसमें इसका अधिकांश हिस्सा निहित है, और इसमें से अधिकांश हमारे लिए सकारात्मक लाभ है, न कि ऐसी चीज जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। यहाँ यह वक्र आप अंतिम बार देखें, लेकिन भाप इंजन का आविष्कार किया गया था और उसके बाद यह पर्यावरण के लिए रोशनी बंद कर देता है। चलो वक्र को ऊपर जाते हुए देखते हैं। प्रति मिनट भागों वैश्विक तापमान। हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए भी ऐसा ही वक्र नहीं चाहते जो कुछ इस तरह दिखेगा, जहां हम कहते हैं ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आविष्कार इस साल प्रौद्योगिकी और जलवायु के समान ही यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हम ऐसा नहीं चाहते। हम यह पता लगाना चाहते हैं कि कुछ ऐसा कैसे बनाया जाए जो अलग हो, बेहतर हो, जो एक ही चीज का दोहराव न हो। यहां दिए गए चार्ट को देखकर पता चलता है कि लोकतंत्र में गिरावट आई है। अतः चुनावी निरंकुशता में रहने वाले लोग, नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। चुनावी निरंकुशता में वे लोग शामिल होते हैं जो देखने में तो ऐसे लगते हैं जैसे कि उन्हें चुनकर लाया गया है, लेकिन वास्तव में वे अत्याचारी होते हैं। मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि कौन से देश हैं, आप खुद ही निर्णय ले सकते हैं। निर्णय लेने के लिए 3 सप्ताह का समय दें। मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, अब यह स्पष्ट है। प्रौद्योगिकी ने जो कुछ किया है उसका एक दुष्परिणाम जो हमें बनाना है। समस्या हमारे स्वभाव में नहीं बल्कि हमारी जानकारी में है। अगर आप अच्छे लोगों को गलत जानकारी देंगे तो वे गलत निर्णय लेंगे, वे आत्मविनाशकारी निर्णय लेंगे। और अब हम इसे अपने चारों ओर देख रहे हैं। वे कहते हैं समस्या ये नहीं है कि लोग बुरे से मजबूत, ये एक बड़ा तर्क है ना? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लोग बुरे हैं और उन्हें परवाह नहीं है। ये सब गलत सूचना के कारण हो रहा है, क्योंकि हमें गलत जानकारी मिलती है। पूरा ब्रेक्सिट सोशल मीडिया पर गलत सूचना का हिस्सा है।
ये ऐसी चीज है जिस पर हमें काम करना होगा और जिसे हमें नियंत्रित करना होगा, और कुछ ऐसा जिसे हमें निकट भविष्य में विनियमित करना होगा। हम ऐसी दुनिया नहीं चाहते जहां मूलतः कृत्रिम बुद्धि सत्य को नष्ट कर रही है क्योंकि ये कहानियां बना रहा है। तो ये कठिन हिस्सा है। हम चाहते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता दवाइयों के विकास, कैंसर के समाधान में सहायक हो, जलवायु परिवर्तन में मदद करना, बेहतर गोलियां बनाना, हमारी कार को ठीक करना, स्वायत्त रूप से गाड़ी चलाना। हम यह सब चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि एआई हमारे जीवन पर कब्जा कर ले, या ऐसी स्थिति बनाना जहां हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, जहां एआई हमें बता रहा है हर कदम पर क्या करना है। तो हमें यह पता लगाना होगा। सबसे अच्छा अभ्यास सामाजिक संरचना। हमें इसके बारे में सोचना बंद करना होगा। अगर और कैसे, क्या हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्यों क्यों और जो। ठीक है, यहाँ एआई के बारे में मुख्य प्रश्न है। सवाल यह नहीं है कि हमें इसका उपयोग करना चाहिए या नहीं, या यह हमारे साथ क्या करेगा, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं और इसका प्रभारी कौन है। यही कारण है कि कजाकिस्तान के लिए एआई रणनीति विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पता लगाना कि कैसे देखभाल करें और इसका लाभ उठाएं, लेकिन नहीं इसे बहुत दूर ले जाओ और बन जाओ अब मूलतः एक स्वायत्त माना देश। और यही ओपन एआई के बारे में मेरी चिंता है कि आपने ब्लेड रनर फिल्म देखी होगी, जहां टायरल कॉरपोरेशन प्रतिकृतियां, मानव प्रतिकृतियां भी आरंभिक बनाती है। इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हूं कि ओपन एआई अगले टायरल की तरह बन जाएगा, एक ऐसी कंपनी जो दुनिया को अपने एआई पर चलाती है। यह ओपन एआई के भविष्य के लिए आधिकारिक योजना है जो 3 सप्ताह पहले ब्लूमबर्ग को लीक हुई थी, और उनकी योजना पहले चैटबॉट्स की है, फिर एक एआई जो तर्क करने में सक्षम है, जो सोच सकता है ना, और यह कि एक एआई एक एजेंट है जो स्वायत्त रूप से कार्य करता है, फिर एक ऐसा एआई जो नवाचार कर सकता है, और फिर एक एआई जो कंपनियों का निर्माण कर सकता है। हम एक क्षण के लिए इस विषय पर सोचते हैं। मूलतः ये कंपनी एक ऐसा एआई बनाना चाहती है जो कुछ भी कर सके। इसमें नवाचार और आविष्कार भी शामिल है। यह एक गर्म विषय है। मुझे लगता है कि यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत अधिक अच्छी बातें, ये बहुत बुरी बात होगी। हाँ, हम चाहते हैं कि एआई होशियार बनने के लिए कुछ बुनियादी तर्क करे। मुझे मशीन नहीं चाहिए, चेतना विकसित करना। मैं मशीनों से जो चाहता हूं वह है क्षमता। मैं चाहता हूं कि यह काम पूरा हो जाए। मैं नहीं चाहता कि यह मेरी नौकरी छीन ले और मैं नौकरी के बारे में या भविष्य के बारे में सोचने लगूं, या इनमें से कोई भी चीज। तो अब मैं इस सवाल के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि अब हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले चलो अटक न जाएं इस दृष्टि से कि भविष्य भयानक है। हर दिन हम टेलीविजन और सोशल मीडिया पर देखते हैं, हमें 50-100 बातें पता चलती हैं कि भविष्य क्यों खराब है। यूरोप के कई देश, ये वे लोग हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष के आसपास है और जो बच्चे पैदा करना चाहते हैं। वे कह रहे हैं कि हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा भविष्य बहुत बुरा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 70%। मुझे लगता है कि इस देश में स्थिति अलग है, वहां काफी संख्या में बच्चे हैं, है ना। लेकिन आम तौर पर कहें तो अब हमें इतना निराशावादी नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा निराशावादी हैं तो न्यूज देखना बंद कर दें, फेसबुक से बाहर निकल जाओ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं। भविष्य हमारी सोच से कहीं बेहतर है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास समस्याएं कम हैं, बल्कि समस्या को हल करने के लिए हमारे पास अधिक साधन हैं। जल, भोजन, ऊर्जा, संचार, अंतरिक्ष यात्रा, सब कुछ। और एआई उन चीजों में से एक है जो हमें चीजों को सहेजने की अनुमति देती है ना। यह महत्वपूर्ण है कि हम आशावादी बने रहें। एक बात जो मैंने प्रसिद्ध भविष्यवादी बारबरा हबर्ड से सीखी, किसने कहा था, आपकी मानसिकता में आपका भविष्य निहित है। आपकी मानसिकता वह है जहां आप कहते हैं, ठीक है, मुझे विश्वास नहीं है कि यह काम करेगा, या जैसा कि वे जर्मनी में करते हैं, हर बार जब आप नवाचार करते हैं तो वे कहते हैं, हाँ लेकिन सही। हाँ, यह एक बहुत अच्छी मानसिकता है क्योंकि आप कभी कुछ नहीं करेंगे। अमेरिका में यह इसके विपरीत है। आपके पास कुछ ऐसा है जो तय है, वे कहते हैं, ओह चलो कुछ बिल्कुल नया आविष्कार करें। यह सिर्फ सांस्कृतिक बात है। इसलिए आशावादी बने रहने के लिए अपनी मानसिकता को भविष्य पर केंद्रित रखना महत्वपूर्ण है। आज आपको अतीत के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, भले ही वह उपयोगी हो। जैसा कि युवल साबित कर रहे हैं, वर्तमान और अतीत का ज्ञान उपयोगी है, हमें भविष्य का ज्ञान चाहिए, जिसका अर्थ है कि जो घटित हो रहा है उसे समझना।
मैं यहाँ 5 साल के भविष्य की बात कर रहा हूँ, 50 साल की नहीं। हमें यह पता लगाना होगा कि आगे क्या होगा। कजाकिस्तान के लिए भी कई जगहों पर भविष्य स्पष्ट है। तेल अर्थव्यवस्था का अंत वह है एक निश्चितता, चाहे तर्क कुछ भी हो, यह खत्म हो रही है। यह हमारी सोच से भी जल्दी खत्म हो रही है। जलवायु परिवर्तन आपातकाल एक निश्चितता है। बुद्धिमान मशीनें निश्चित हैं। तो ये एक लंबी सूची है जहां अगर हमें यह पता हो तो हम तैयारी कर सकते हैं। मैं यह काम इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं भविष्य की भविष्यवाणी करना चाहता हूं, ये बल्कि इसलिए कि मैं भविष्य की तैयारी में मदद करना चाहता हूं और समाधान ढूंढना है। जैसे यदि आज आपकी उम्र 25 वर्ष है तो आप अपने शेष जीवन के बारे में सोच रहे हैं। मेरा मतलब है कि अगले 10 साल भी पिछले 100 सालों की तरह ही बदलाव लेकर आएंगे। इसलिए चाहे आप जो भी निर्णय लें, बहुत संभव है कि आज आपकी नौकरी ना हो। आप अपना काम स्वयं करने जा रहे हैं। आप एक वैश्विक नागरिक बनने जा रहे हैं। आप इन सभी वास्तविकताओं को देखेंगे और हमसे पहले किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में पूरी तरह से अलग तरीके से इसका पता लगाएंगे, क्योंकि पूरी स्थिति बदल गई है। भविष्य हमारी सोच से बेहतर है। जब हम रोबोट के बारे में सोचते हैं, एआई, ये हम ना भूलें, वे क्या नहीं करते हैं। आइए हम इस प्रचार से भ्रमित ना हों कि मशीनें सोचती हैं। मेरा मतलब है यह आईबीएम है ना, संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग मशीनें, वह चीज। हाँ, वे सोचते हैं कि मशीन तरीके से। हाँ, वास्तव में यदि वे ऐसा कर सकें तो ये काफी अच्छा है। उनके पास कोई पूर्वाभास नहीं है, वे समझ नहीं पाते, वे कल्पना नहीं कर पाते। और सबसे बुरी बात यह है कि मशीनों को परवाह नहीं है। उनके पास कोई मूल्य निर्णय नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, जलवायु परिवर्तन का समाधान करें, सभी को मार डालें, सबसे कुशल समाधान। तो जब हम इस पर गौर करते हैं और हम देखते हैं कि ये कहां जा रहा है, मानव बने रहना महत्वपूर्ण है। ये मानव बने रहने का अर्थ यह भी है कि आप अपने मानवीय कौशलों को विकसित करने में समय लगाएं। करुणा, समानुभूति, कल्पना। आइंस्टीन ने पहले ही कहा था, क्या यह ब्रह्मांड का वर्ष था? उन्होंने कहा, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है, और वह अब तक के सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति थे। ज्ञान और जानकारी महान है, मुझे पसंद है ज्ञान और जानकारी। बेशक आप जानते हैं मैं युवा नहीं हूं, लेकिन ठीक है, लेकिन आज कल्पना ही जीत रही है। क्या आप भविष्य की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप भविष्य का निर्माण कर सकते हैं? यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मानव बने रहना, उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जो मशीनें नहीं कर सकती। हमें अपने भविष्य में वे सभी काम करने होंगे जो मशीनें कभी नहीं कर पाएंगी। इसलिए जब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि यह हमारे भविष्य का नया मंत्र है। यह भविष्य के लिए मंच है। लोग, ग्रह, उद्देश्य और समृद्धि। हम संभवतः इस दशक के समाप्त होने से पहले ही नए शेयर बाजार देखेंगे। मैं स्विस सरकार से एसयू स्टैक नामक एक नया शेयर बाजार बनाने का प्रयास कर रहा हूं। सतत नैस्डैक। हम नए शेयर बाजार देखेंगे, हम नए तर्क देखेंगे, हम नए मूल्यांकन देखेंगे। यदि आप सभी 4 बक्से पर निशान नहीं लगाते हैं तो आपको सीईओ के रूप में बोनस नहीं मिलेगा। यदि कोई फंड चारों मानदंडों पर खरा नहीं उतरता तो आप उसमें निवेश नहीं करेंगे। वास्तव में हर एक कंपनी से नफरत की जाएगी। ये केवल समृद्धि जैसे एक बक्से में टिक करता है, और यह बहुत निकट भविष्य है जो विकसित हो रहा है। आप जानते हैं, अगर हम इसे एक मॉडल के रूप में ले सकते हैं, मैं अपनी पुस्तक से एक कथन के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। हमें प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए, एआई की तरह, लेकिन तकनीक नहीं बन पाई। जब हम प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं तो हम इसका उपयोग एक उपकरण के रूप में कर सकते हैं। अभी तो टेक्नोलॉजी भगवान बनने की राह पर है, मूल रूप से। सही, ईश्वर जैसी शक्ति हमसे अलौकिक होने का वादा करते हुए। ऐसी कोई चीज नहीं है, यह एक उपकरण है। हम किसी उपकरण का इस्तेमाल अच्छी चीजों के लिए या बुरी चीजों के लिए करेंगे। हम इस बात पर सहमत होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, और फिर हम इसके साथ सबसे अच्छी बात करने जा रहे हैं, और यही बात हमें मानव बनाती है। यह मशीनों के विपरीत है। हमें इसे विकसित करना होगा। इसलिए हमें स्कूलों में वापस जाकर संगीत पढ़ाना होगा, और कला और दर्शन और नैतिकता। सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं, आदर्श विद्यालय होगा। टेक्नोलॉजी को समझना, कुछ प्रोग्रामिंग करना। आप जानते हैं, सामान्यतः तकनीक में अच्छा होना, लेकिन साथ ही एक बेहतर इंसान होना भी